जय हिंद दोस्तों। लुसेंट की ऑडियो सीरीज में आज का वीडियो हम लोग लाने वाले हैं। ऑडियो लाने वाले हैं कंपनी का अधीन गवर्नर जनरल, कंपनी का अधीन गवर्नर जनरल या वायसराय, उसके बारे में शुरुआत से एकदम एज इट इज लुसेंट के अकॉर्डिंगली। तो रिवीजन करना हमें समय कम है, रिवीजन करना है, सिर्फ आंख बंद करके रिवीजन करना। वीडियो में फालतू कुछ नहीं होगा, सिर्फ ऑडियो होगा, एकदम आंख बंद करके आप लोग देखेंगे, कुछ देखने वाला नहीं होगा। ये मैं आपको बता दूं, सिर्फ और सिर्फ सुनना है और याद करना है, रिकॉल करना है और एकदम एक सीट ले लेनी है। इस बार तो 26 में एक सीट हमारी है, ये प्रॉमिस है। आप भी प्रॉमिस कीजिए, मैं भी करता हूं। क्या है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। भाई को समर्थन दीजिएगा, हौसला अफजाई कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल पहला है बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 60 ईस्वी एवं पुनः 1765 से 1767। इसने बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था की, जिसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाब के हाथों में थी। इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की संधि के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया। इस संधि के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी को देश की राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था में दखल देने का अवसर मिल गया। यहीं से भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा सिताब राय को नियुक्त किया। नोट: रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनेल को हिंदुस्तान का मानचित्र तैयार करने के लिए कहा था। बंगाल का पहला मानचित्र 1767 में रेनेल ने बनाया था, जिसे बंगाल एटलस वर्ष 1779 में चित्रित किया गया। जेम्स रेनेल को भारतीय भूगोल का पिता भी कहा जाता है। गवर्नर बड़ेलास्ट 1767 से 69, कार्टियर 1769 से 72, वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 74। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों तक निर्धारित किया गया। मद्रास एवं बंबई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। इस कारण भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स 1774 से 85 ईस्वी हुआ। वारेन हेस्टिंग्स 1750 ईस्वी में कंपनी के क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया था और अपनी कार्यकुशलता के कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष, बंगाल का गवर्नर एवं कंपनी का गवर्नर जनरल बना। वारेन हेस्टिंग्स 1774 से 85 ईस्वी, इसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया। 1772 ईस्वी में इसने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी व दीवानी अदालतों की स्थापना की। फौजदारी अदालतें सदर निजामत अदालत द्वारा निरीक्षित होती थी। नाजिम द्वारा नियुक्त दरोगा अदालत की अध्यक्षता करता था। दीवानी अदालत में कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश होता था। जिला फौजदारी अदालत एक भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी, जिसकी सहायता के लिए एक मुफ्ती और एक काजी होता था। कलेक्टर इस न्यायालय के कार्य की देखभाल करता था। कलकत्ता में एक सदर दीवानी अदालत, एक सदर फौजदारी अदालत की स्थापना की गई। सदर दीवानी अदालत में कलकत्ता काउंसिल का सभापति और उसी काउंसिल के 2 सदस्य राय रायन और मुख्य कानूनगों की सलाह से न्याय करते थे। सदर फौजदारी अदालत में नाइब निजाम, मुख्य काजी, मुफ्ती और 3 मौलवियों की सलाह से न्याय करते थे। जिले की दीवानी और फौजदारी अदालतों के मुकदमे अंतिम निर्णय के लिए सदर अदालतें में भेजे जाते थे। दीवानी मुकदमों में जातीय कानून अर्थात हिंदुओं के संबंध में हिंदू कानून और मुसलमानों के लिए मुस्लिम कानून लागू किया जाता था, जबकि फौजदारी मुकदमों में मुस्लिम कानून लागू किया जाता था। 1772 में कोर्ट ऑफ हेस्टिंग्स ने द्वैत प्रणाली को समाप्त करने तथा कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांत के शासन व्यवस्था को उत्तरदायित्व संभालने का आदेश दिया। वारेन हेस्टिंग्स ने दोनों उप दीवानों मोहम्मद रजा खां तथा राजा सिताब राय को पद से हटा दिया गया। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने एक नई भू राजस्व पद्धति लागू की, जिसे इजारेदारी प्रथा के नाम से जाना जाता है। इस पद्धति को अपनाने का मुख्य उद्देश्य अधिक भू राजस्व वसूल करना था। इसकी 2 विशेषताएं थी। पहला, इसमें पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था थी और दूसरा, इसके अंतर्गत उच्चतम बोली लगाने वाले को लगान वसूली का अधिकार दिया गया। हेस्टिंग्स ने नवाब की देखभाल के लिए मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम को उसका संरक्षक नियुक्त किया। 1775 में मुन्नी बेगम को हटाकर मोहम्मद रजा खां को नवाब का संरक्षक नियुक्त किया गया। 1776 में मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद ए कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से हुआ। मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद ए कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से हुआ। विलियम्स विलिकिंस ने 1785 में भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम नामक नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। हेस्टिंग्स ने 1781 में फारसी और अरबी भाषा का अध्ययन प्राच्य शिक्षा के लिए कलकत्ता में एक मदरसा बनवाया। इसके पश्चात 1784 में वारेन हेस्टिंग्स
के एक सहयोगी तथा मित्र सर विलियम जोन्स ने प्राचीन भारतीय इतिहास तथा संस्कृति के अध्ययन हेतु कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। 1791 में ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने बनारस में हिंदू कानून एवं दर्शन के अध्ययन के लिए संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। नोट 1804 में बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी और 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई। इसने मुगल सम्राट को मिलने वाले 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद करवा दी। इसी के समय में 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने किया था। इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक था। कलकत्ता के बाहर का मुकदमा तभी सुना जाता था जब दोनों पक्ष सहमत हो। इस न्यायालय में अंग्रेजी कानून लागू होता था। इसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे था, जिसने 1782 में इस्तीफा देना पड़ा। हेस्टिंग्स ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय में फांसी की सजा दिलवाई थी। नोट, स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या से उत्पन्न भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानून की एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। एनवी हॉलहेड ने इस संकलन को अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की एक संहिता भी तैयार कर ली गई थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी में, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780-1784 ईस्वी वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही लड़े गए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सलवाई की संधि 1782 ईस्वी में, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि 1784 ईस्वी के द्वारा समाप्त हुआ। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 वारेन हेस्टिंग्स के समय ही पारित हुआ। इस एक्ट के तहत ब्रिटिश भारत के प्रशासन को नियंत्रित और संचालित करने के लिए इंग्लैंड में नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी के तहत भारत में ड्यूल गवर्नमेंट या दोहरी सरकार की व्यवस्था लागू की गई थी, जिसमें एक तरफ कंपनी के डायरेक्टर्स और दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार की एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल होती थी। इस दोहरे नियंत्रण की व्यवस्था को हाफ लॉफ सिस्टम कहा गया। इसी के काल में 1772 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। हेस्टिंग्स ने संपूर्ण लगान के हिसाब को देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी राय रायन की नियुक्ति की थी। इस पद को प्राप्त करने वाले पहला भारतीय दुर्लभ राय का पुत्र राजा राजवल्लभ था। राय रायन का पद ब्रिटिश पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी के विरोध में इस्तीफा देकर जब वारेन हेस्टिंग्स फरवरी 1785 में इंग्लैंड पहुंचा तो एडमंड वर्क ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप लगाया। इस आरोप के आधार पर उस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। यह मुकदमा 1788 ईस्वी में शुरू हुआ, जो 7 वर्षों तक चला और अंततः 24 अप्रैल 1795 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने वारेन हेस्टिंग्स का सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। नोट, 1786 में हेस्टिंग्स के जाने के पश्चात लगान परिषद का पुनर्गठन किया गया और एक नवीन अधिकारी मुख्य सारिस्तादार की नियुक्ति की गई, जिसका कार्य सभी कानूनगों के कागजों की देखभाल करना था। इस पद पर प्रथम नियुक्ति जेम्स ग्रांट की हुई। मुख्य सारिस्तादार। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति रिंग फेंस की पॉलिसी वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। सर जॉन मैकफर्सन 1785 से 86 ईस्वी, इससे अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। उसके बाद है लॉर्ड कार्नवालिस 1786 से 1793 और पुनः 1805 ईस्वी। इसके समय में जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए। इसने भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाले अदालतें, जिनमें 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए नियुक्त किया। 1792 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दारोगा प्रणाली की शुरुआत की। कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया, जो शक्तियों के प्रतिकरण सिद्धांत पर आधारित था। 1797 में एक विनिमय के द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया। पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया। कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जिला में पुलिस थाना की स्थापना करेगी, दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया गया। भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा में मुंशीफ, सदर, अमीन या डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया गया। इसने 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की, जिसके तहत जमींदारों को भू राजस्व का लगभग 90% 10/11 भाग कंपनी को तथा लगभग 10% 1/11 भाग अपने पास रखना था। अस्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन शोर ने बनाई थी। इससे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू की गई। इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। इसमें नियत तिथि पर राजस्व का भुगतान नहीं करने पर जमींदार को उसकी जमींदारी से हटा दिया जाता था। भू राजस्व वसूलने के अन्य 2 व्यवस्था रेतवाड़ी और महलवाड़ी थी। रेतवाड़ी व्यवस्था बॉक्स में है। रेतवाड़ी व्यवस्था किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान को समझौते को रेतवाड़ी कहा गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत के 51% भूमि आई
1792 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था बारामहल जिले में पहली बार कर्नल रीड द्वारा लागू की गई। 1820 ईस्वी में व्यवस्था मद्रास में लागू की गई। इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए मुंडो को मद्रास का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। 1825 में व्यवस्था बंबई में लागू कर दी गई तथा 1858 तक व्यवस्था संपूर्ण दक्कन और अन्य क्षेत्रों में लागू कर दी गई। इस व्यवस्था की मुख्य विशेषता निम्न थी कि इसकी रैयतवाड़ी की सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था। भूमि का स्वामित्व किसानों को दिया गया जिससे वे भूमि का विक्रय कर सकते थे एवं गिरवी रख सकते थे। लगान का अदायगी न होने पर भूमि जब्त की जा सकती थी। लगान अदायगी प्रत्येक 30 वर्ष बाद पुनर्समीक्षा करने की व्यवस्था की गई थी। राजस्व के रूप में किसानों को उपज का 1/2 भाग देना था जो धन के रूप में देना होता था। महलवाड़ी व्यवस्था, महल शब्द से तात्पर्य जागीर अथवा गांव। इस पद्धति में सरकार ने राजस्व के लिए कृषकों से सीधा संपर्क नहीं किया बल्कि गांव जागीरों के मुखिया या लंबरदार को राजस्व वसूली का आधार बनाया। 1822 ईस्वी में यह व्यवस्था प्रारंभ की गई। यह व्यवस्था गंगा की घाटी, आधुनिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य भारत के कुछ भाग तथा मध्यकालीन संपूर्ण पंजाब में लागू की गई। इस व्यवस्था में पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्रों तथा पंजियों का प्रयोग किया गया। इस व्यवस्था का जनजाता हॉल्ट मैकेंजी हुए। 1833 में मार्टिन बर्ड तथा जेम्स टॉमसन के बंदोबस्त में यह अपने सबसे अच्छे रूप में सामने आई। प्रारंभ में इस व्यवस्था में लगान उत्पादन का 2/3 भाग था, बाद में इसे घटाकर उत्पादन का 1/2 भाग यानी 50% कर दिया गया। भू राजस्व संग्रह करने की विधियां, क्षेत्रफल, जमींदारी प्रथा में 19%, रैयतवाड़ी में 51% था, महलवाड़ी में 30%। पक्ष, जमींदारी प्रथा में जमींदार पक्ष था, रैयतवाड़ी में किसान था, महलवाड़ी मुखिया या लंबरदार। योजना का लॉर्ड कॉर्नवालिस और जॉन सोरकिस का जमींदारी, रैयतवाड़ी का रीड टॉमस मुंडो, महलवाड़ी का मुखिया हॉल्ट मैकेंजी। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता। सर जॉन सोर 1793 से 98 इसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। इसी कार्यकाल के दौरान 1795 ईस्वी में बंगाल नियम 21 के तहत नवजात कन्याओं की हत्या के जाने को बाकी हत्याओं के समान अपराध घोषित कर दिया गया। लॉर्ड बेलेजली 1798 से 1805 ईस्वी इसने सहायक संधि की पद्धति की शुरू की। भारत में सहायक संधि का प्रयोग बेलेजली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर टुपले ने किया था। सहायक संधि करने वाले राज्य थे हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार एवं भोसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी, भरतपुर। अब इसका ईस्वी देख लेते हैं। हैदराबाद कब हुआ था? 1798, मैसूर 1799, तंजौर अक्टूबर 1799, अवध 1801, पेशवा दिसंबर 1802, बरार एवं भोसले दिसंबर 1803, सिंधिया 1804, जोधपुर 1818, जयपुर 1818, मच्छेरी 1818, बूंदी 1818, भरतपुर 1818। सबसे पहले हैदराबाद, अंत में भरतपुर। इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल में शुरू 1799 ईस्वी में मारा गया। इसके शासनकाल के दौरान 1804 ईस्वी में नियम 3 के अंतर्गत शिशु वध को बाकी हत्या की तरह ही मानते हुए दंड का प्रावधान कर दिया गया। इसी ने 10 जुलाई 1800 कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती के लिए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, जो 1854 ईस्वी तक अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं में की शिक्षा देने के लिए चलता रहा। कौन? लॉर्ड बेलेजली। नोट, 1806 में भारत भेजे जाने वाले प्रशासकीय अधिकारियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड में हेलेबरी में एक ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया, जहां नवयुवक प्रशासकीय अधिकारियों को 2 वर्ष का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई थी। स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1805 ईस्वी में दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, परंतु शीघ्र इसकी मृत्यु हो गई। सर जॉन वार्लो 1805 से 7, 1806 में बेलोर में हुई सिपाही विद्रोह इसी के काल में महत्वपूर्ण घटना है। सर जॉन वार्लो। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813, इसी काल में रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि मध्यस्थता चार्ल्स मेटकाफ किए थे में हुई। इसी के समय चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी पारित हुआ। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1827, इसी के समय आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 ईस्वी में हुई। इसमें नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा। मार्च 1816 ईस्वी में अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच संगोली की संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ। इसी समय पिंडारियों का दमन कर दिया गया। पिंडारियों के प्रमुख नेता को वासिल मोहम्मद चीतू एवं करीम खान थे। इसने मराठा की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया। इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाए। इसी समय 1822 ईस्वी का टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 1828, इसके समय प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 लड़ा गया। 1826 ईस्वी में बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच यानडुबू की संधि हुई। 1824 ईस्वी में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी इसी के समय हुआ। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835, 1803 ईस्वी में मद्रास का गवर्नर था। इसी के समय 1806 ईस्वी में माथे पर जातीय चिन्ह न लगाने तथा कानून बालिया न पढ़ने देने पर बेलोरो के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। 1833 में चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिक ने 1829 में
29 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। बेंटिंक ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया। अकबर और मराठा पेशवाओं ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। ठग देवी काली की पूजा करते थे। सन 1835 में बेंटिक ने कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। इसी समय मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजों की शिक्षा का माध्यम बनाया गया। मैकाले की अध्यक्षता वाले लॉ कमीशन विधि आयोग ने कानूनों के कोडीकरण का प्रयास किया। भारतीय शिक्षा पर मैकाले का कार्यवृत्त 1835 ईस्वी को भारत में पाश्चात्य शिक्षा का प्रारंभ माना जा सकता है। बेंटिक ने 1831 में मैसूर तथा 1834 में कुर्ग एवं मध्य कचेर को हड़प लिया। इसने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया। इसके समय में भारतीयों को प्रदान किया गया उच्चतम पद सदर अमीन का था, जिसे 700 रुपये प्रति माह तनख्वाह मिलती थी। इसी के समय कंपनी का 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा निश्चित किया गया कि धर्म, जाति, रंग अथवा जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को कंपनी की सेवा में प्रवेश करने से रोका नहीं जा सकता। इसने शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। चार्ल्स मेटकॉफ 1835 से 1836 इसने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल के प्रेस पर से नियंत्रण हटाया। इसलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। मेटकॉफ को लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842 इसने अफगानिस्तान में दोस्त मोहम्मद खान को हटाकर शाह शुजा को सत्ता में लाने की कोशिश की, जो ब्रिटिश समर्थक था। यह प्रयास प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1838 से 42 के कारण बना, जो ब्रिटिशों के लिए एक बड़ी विफलता साबित हुआ। इसने तीर्थ यात्रा कर इसको समाप्त किया था तो धार्मिक निधियों पर सरकारी नियंत्रण को खत्म किया। 1839 ईस्वी में इसने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाया। इसी के समय में भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने प्रदान की थी। ऑकलैंड साहब लॉर्ड एलिनबरो 1842 से 44 ईस्वी प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ। सिंध का अगस्त 1843 ईस्वी में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। सिंध विजय के विषय में नेपियर का कथन है कि वह अफगानी तूफान की पुष्ट थी। दास प्रथा का उन्मूलन इसी के समय में हुआ। 1843 के एक्ट 5 के द्वारा इसने स्वामियों को अपने दासों को दावा करने के लिए न्यायालय जाने से वंचित किया था। रविवार की छुट्टी की शुरुआत 1843 ईस्वी से हुई। लॉर्ड एलिनबरो थे वहां पे। लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 1848 इसी के शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण घटना थी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 ईस्वी। इसमें अंग्रेज विजयी हुए। इसने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 तथा पंजाब के ब्रिटिश शासन में विलय 29 मार्च 1849 जगत प्रसिद्ध सिख राज का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान 3 युद्ध लड़े गए। प्रथम रामनगर का युद्ध 16 नवंबर 1848 और निर्णित। दूसरा था चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 ईस्वी और निर्णित। तीसरा था युद्ध गुजरात चिनाब नदी के किनारे नामक स्थान पर 12 मार्च 1849 ईस्वी को हुआ, जिसमें सिख बुरी तरह पराजित हुए। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध और 1852 ईस्वी में लोअर बर्मा एवं पीगू को अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सन 1850 ईस्वी में उस पर अधिकार कर लिया। 1852 ईस्वी में एक इनाम कमीशन की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य भूमिकर रहित जागरूक पता करके उसे छीनना था। डलहौजी का शासनकाल उसके व्यक्तिगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण अधिक याद किया जाता था। इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय के लिए किए गए राज्य थे सर्वप्रथम सतारा 1848, जैतपुर, बुंदेलखंड और संबलपुर उड़ीसा 1849 में, बाघाट हिमाचल प्रदेश 1850 में, उदयपुर मध्य प्रदेश 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में। 1856 ईस्वी में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। 18वीं शताब्दी में अवध राज का संस्थापक सादत खां था। 1856 ईस्वी में तोपखाने का मुख्यालय कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच को लागू किया। इसके अनुसार जिलों में एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेज और लॉर्ड हार्डिंग के समय 1857 में तीनों प्रेसिडेंसियों कलकत्ता, मद्रास एवं बंबई में एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए एवं साथ ही प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक नियुक्त किए गए। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसी के समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में बंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर प्रथम रेल चलाई गई। सन 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ। इसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। वो 1854 ईस्वी में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की। इसी के समय में 1853 ईस्वी में कलकत्ता और आगरा के बीच पहली बार बिजली संचालित तार सेवा की शुरुआत हुई। इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के संचालक मंडल से कंपनी के प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति के लिए अधिकार वापस ले लिया गया। 1853 ईस्वी से ही अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई, जिसके लिए उम्र सीमा 18 से 23 वर्ष की गई। नोटेक प्रथम
प्रथम नोट है, सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिसने 1863 ईस्वी में लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की। दूसरा, 1922 ईस्वी में इलाहाबाद, भारत एवं लंदन दोनों स्थानों पर साथ साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा। 1922 में इलाहाबाद और लंदन दोनों में। डलहौजी ने नर बलि प्रथा को रोकने का भी प्रयास किया। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 इसका कार्यकाल है, लेकिन ये हम लोग देखेंगे वीडियो के पार्ट 2 में, गवर्नर जनरल के पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे, क्योंकि वीडियो लगभग 20-21 मिनट तक पहुंच चुका होगा, 22-23 मिनट तक भी जा सकता है। तो हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, क्योंकि अब 1857 की क्रांति आ जाएगी कैनिंग के समय ही, लॉर्ड कैनिंग। तो हम लोग देखेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों तक तो पहुंचाइएगा, भाई का समर्थन कीजिएगा। जय हिंद।